चले स्टार्ट करा था बेटा इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स। लास्ट क्लास वाला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ एब्रीवेशन बना ली थी। ए इज इक्वल टू इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, बी इज इक्वल टू इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सी इज इक्वल टू इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, डी इज इक्वल टू इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ई इज इक्वल टू income accrue or arise outside India from business and profession which is controlled from India, and F is equal to income accrue or arise outside India। तो पहले A के एनालिसिस की अगर बात करूं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, हर वो इनकम जो इंडिया में मिली, चाहे इंडिया में कमाई चाहे आउटसाइड इंडिया कमाई, shall be taxable in the hands of all assessee irrespective of their residential status, चाहे आर एंड ओ आर हो, चाहे आर एंड एन ओ आर हो, चाहे एन आर हो। अगर इनकम इंडिया में रिसीव हो गई, इट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल असेसी। नेक्स्ट इसके बाद लिया था सी, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। एक्रू और अराइज का मतलब अर्न करना। तो हर वो इनकम जो इंडिया में कमाई, चाहे इंडिया में मिली चाहे इंडिया में नहीं मिली, अगेन इट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल असेसी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिडेंशियल स्टेटस। और अगर ए और सी को इकट्ठा करके पढ़ें, हर वो इनकम जो इंडिया में मिली या हर वो इनकम जो इंडिया से कमाई, इट शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिडेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट इसके बाद लिया था बेटा पॉइंट नंबर एफ। पॉइंट नंबर एफ में वो इनकम आती है जो कमाई भी बाहर है और मिली भी बाहर है। और एफ पॉइंट केवल किसके केस में टैक्सेबल होता है? आर एंड ओ आर। सबसे लास्ट पॉइंट की प्रैक्टिस करी थी ई की। ई में बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन होना चाहिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, इनकम भी आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, पर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल इंडिया से होना चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड होंगे तो ही पॉइंट ई एप्लीकेबल होगा। सारे कौन कौन से बेटा? बिजनेस प्रोफेशन होना चाहिए, बिजनेस प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, कंट्रोल इंडिया से होना चाहिए, और इनकम आउटसाइड इंडिया। ये सारे पॉइंट हैं। तो पॉइंट नंबर ई, और ई लगने का मतलब क्या होता है बेटा? आर एंड ओ आर के हैंड में भी टैक्सेबल होगा, आर एंड एन ओ आर के हैंड में भी टैक्सेबल होगा। ठीक, अब मैं बेटा स्टार्ट कर रहा हूं पॉइंट नंबर डी। क्या चीज था वो? इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। पूरा लेक्चर लगना है इसमें, सेक्शन 9 है ये। इनकम डीम टू, डीमिंग मतलब मान लिया जाएगा, एक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। सेक्शन 9 में टोटल 10 पॉइंट्स हैं बेटा। आज का पूरा लेक्चर ही मुझे इसमें लगाना है, शायद 2 लेक्चर भी लग जाए। सेक्शन 9 में टोटल 10 पॉइंट्स हैं। वो 10 पॉइंट में अगर आपकी इनकम कवर हो गई, ये मान ली जाएगी कि आपने इंडिया से क्या करी है, ये अर्न करी है। और इंडिया से अर्न करने का मतलब इंडिया में टैक्सेबल होगी। एक तो ये सेक्शन पूरी जो ड्राफ्ट कर रखी है, नॉन रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राफ्ट कर रखी है। रेजिडेंट में वैसे ही दिक्कत नहीं है, उसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। रेजिडेंट जितना मैंने पढ़ाया बेटा, उसके तो वैसे ही सारे इनकम टैक्सेबल है। सेक्शन 9 जो भी ड्राफ्ट कर रखा है बेटा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? नॉन रेजिडेंट को इनकम हो रही है। टोटल 10 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। वो 10 पॉइंट के अंदर अगर आप कवर हो गए, वर्ल्ड के किसी कोने में भी आपको हो रहा हो, ये मान लिया जाएगा वो कहां से है बेटा? इंडिया से आपने कमाई है। अकॉर्डिंगली इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। एक एक पॉइंट को 1 बाय 1 पिक करते हैं। सबसे पहला आप लिख रहे हो, इनकम टू नॉन रेजिडेंट। ये सारी इनकम किसको हो रही है बेटा? नॉन रेजिडेंट। उसके एंगल से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रेजिडेंट की तो वैसे ही ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। तो सेक्शन 9 जो ड्राफ्ट है बाय एंड लार्ज नॉन रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकम टू नॉन रेजिडेंट फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, asset
और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया। हिंदी करो, बिल्कुल हिंदी कर दो बेटा। इसकी क्या निकल के आएगा? अगर इंडिया में कोई एसेट है, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, इंडिया में कोई सोर्स ऑफ इनकम है, उसके बदले आपको क्या होती है? कोई इनकम होती है। उस एसेट, प्रॉपर्टी या सोर्स ऑफ इनकम से आपको कोई इनकम होती है, वर्ल्ड के किसी कोने में भी हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अगर प्रॉपर्टी, एसेट, सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है, उससे इनकम वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। 2-3 एग्जांपल देता हूं, फिर लिखवाता हूं, फोकस रखना मेरे ऊपर। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ एलन मित्तल? लक्ष्मी निवास मित्तल बेटा यूके के सिटीजन हैं। इंडिया में इनकी क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज है। यूके के सिटीजन, इंडिया में इनकी प्रॉपर्टी, दिल्ली में लुटियान जोन्स के पास इनका बंगलो है। अब वो बंगला उन्होंने बेटा एक यूके के दूसरे पर्सन को किराए पे दे दिया, और उनको किराया भी यूके में ही मिल रहा है। किराए पे देने वाला यूके का, किराए पे लेने वाला यूके का, किराया कहां पर मिल रहा है? यूके में। पर वो प्रॉपर्टी कहां पर है? इंडिया। प्रॉपर्टी कहां पर है बेटा? इंडिया। बंगलो कहां पर है? वो इंडिया में है। वो रेंटल इनकम हमेशा और हमेशा इंडिया में डीम टू एक्रूराइज मान ली जाएगी। इंडिया में डीम टू एक्रूराइज होने का मतलब टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि एसेट का सोर्स कहां पर है बेटा? इन इंडिया। टेक अनदर एग्जांपल। इन्फोसिस कंपनी ने अपने डिबेंचर इशू किए। हैव यू हर्ड द नेम इन्फोसिस? इन्फोसिस में बेटा मैंने अपने डिबेंचर्स क्या किए? इशू किए। किसी रशियन ने परचेज कर लिए, किसी बेटा आपके यूके के पर्सन ने परचेज कर लिए, यूके यूएस के पर्सन ने परचेज कर लिए अपनी होम कंट्री में। उन्होंने अपनी होम कंट्री में खरीदा, उनको इंटरेस्ट भी अपनी होम कंट्री में ही मिल रहा है, वो इंडिया में नहीं आए। इन्फोसिस ने अपना वहां लायजन ऑफिस खोला और वहीं पे बेटा उन्होंने क्या कर दिया? सब्सक्राइब करा, वहीं पे उनको इंटरेस्ट पे कर दिया। पर वो इंटरेस्ट इंडिया में क्या होगा साहब? टैक्सेबल होगा, क्योंकि सोर्स कहां पर है? इन इंडिया। तो ये है फर्स्ट पॉइंट बेटा। अगर कोई प्रॉपर्टी, एसेट, सोर्स ऑफ इनकम आपका इंडिया में है, उसके कारण वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अगर हाइलाइटर है, हाईलाइट द वर्ड सिचुएटेड इन इंडिया। करेक्ट फॉर्म है प्रॉपर्टी, एसेट, सोर्स सिचुएटेड इन इंडिया। एग्जाम्पल बना देते हैं। लैंडलॉर्ड है बेटा, मान लो एलन मित्तल, यूके सिटीजन। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड भी होता है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है जी, ये कहाँ के हैं? यूके के सिटीजन। इनका बंगलो है बेटा दिल्ली में, ये बंगलो बना दो। एलन मित्तल इज द ओनर ऑफ ए बंगलो सिचुएटेड इन दिल्ली। लेट आउट टू अ पर्सन ऑफ यूके, रेंट इज रिसीव्ड इन यूके। लैंडलॉर्ड कहाँ का बेटा? यूके का। टेनेंट कहाँ का? यूके का। रेंट कहाँ सेटल हो रहा है? यूके में। पर प्रॉपर्टी कहाँ पर है? इन इंडिया। क्या आंसर होगा? रेंटल इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। सेक्शन 9 डीम टू एक्रू और अराइज मान ली जाएगी। तो लैंडलॉर्ड भी यूके का है, टेनेंट भी यूके का है, रेंट रिसीव्ड इन यूके, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन। क्या हो जाएगा बेटा? सच रेंटल इनकम शैल ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। क्यों? एज प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। एज प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन
इंडिया। समझ आया ना? टेक अनदर एग्जांपल, ये है इन्फोसिस इंडिया, इशू डिबेंचर्स या एफसीसीबी बोलते हैं बेटा, फुल फॉर्म लिख लेना, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, एज गुड एज डिबेंचर। वो बस आउटसाइड इंडिया इशू कर रहे हैं इसलिए एफसीसीबी, फुल फॉर्म फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। इन्फोसिस इंडिया ने इशू किए बेटा डिबेंचर या एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, और बायर मान लो बेटा ऑस्ट्रेलिया का है। और याद रखना बायर इंडिया में नहीं आया है, ये इन्फोसिस ने अपना ऑफिस खोला है बेटा ऑस्ट्रेलिया के, आओ और हमारे डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करो। अब इस बायर को इंडिया से कौन सी इनकम आएगी बेटा? डिबेंचर के ऊपर कौन सी इनकम होती है? अरे डिबेंचर्स के ऊपर कौन सी इनकम होती है? इंटरेस्ट इनकम। सच इंटरेस्ट इनकम शैल बी, बोलो, टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि प्रॉपर्टी असेट इनकम का सोर्स कहां पर है बेटा? इन इंडिया। तो ये है आपका बेटा पॉइंट नंबर 1। अगर असेट प्रॉपर्टी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है, असेट प्रॉपर्टी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है, इनकम वर्ल्ड के किसी भी कोने में होती रहे, इट शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। ये पॉइंट नंबर 1 मेरी तरफ से बेटा। आपकी कोई क्वेरी? सी ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं, वो एक ओपन एंडेड है, उसी की बात कर रहा है कि जो नॉर्मली इंडिया में है। ये बेटा ज़्यादा जो स्पेसिफिक है वो नॉन रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि नॉन रेजिडेंट की ये सिचुएशन क्लैरिफिकेशन दे दी कि कोई किसी टाइप की एम्बिग्यूटी ना रहे, अगर प्रॉपर्टी सोर्स इंडिया में है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में मिलता रहे, हम इंडिया में टैक्स करेंगे। ऑल्दो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सी में भी आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है। पर बेटा क्लियर कर दिया कि झगड़ा हो सकता था, किराए पे देने वाला बाहर का, लेने वाला बाहर का, किराया भी बाहर, तो कह सकता था वाई शुड आई पे द टैक्स। लॉ ने क्लियर कर दिया सेक्शन 9 बना के, डीम टू एक्रूर अराइज इन इंडिया। ठीक है जी, ये हो गया बेटा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं बताता हूं, मुझे डिफरेंस बताना 1 और 2 में क्या डिफरेंस है। आप लिखो, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, हाईलाइट द वर्ड ट्रांसफर। एक नॉन रेजिडेंट की इंडिया में कोई एसेट है, इंडिया में कोई हाउस प्रॉपर्टी है, इंडिया में डिवेंचर है, इंडिया में उसके शेयर्स हैं, वो एसेट उसने बेच दी, वर्ल्ड के किसी कोने में बेचे, वर्ल्ड के किसी कोने में उसको इनकम हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फिर एग्जांपल ले लो बेटा, वही एलन मित्तल, एलन मित्तल ने वो बंगलो बेच दिया अपना दिल्ली वाला, खरीदने वाला भी यूके का, बेचने वाला भी यूके का बेटा, और पैसा भी मान लो यूके में ही सेटल हो गया, पर उसके बावजूद भी क्या होगा साहब? इंडिया में टैक्स लगेगा, क्योंकि वो असेट कौन सी है? इंडियन असेट है। इंडियन कंपनी के शेयर किसी नॉन रेजिडेंट ने परचेज कर रखे हैं, किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेच दिए, क्या हो जाएगा? खरीदने वाला नॉन रेजिडेंट, बेचने वाला नॉन रेजिडेंट, पैसा कहाँ सेटल हो रहा है? आउटसाइड इंडिया, पर वो असेट कहाँ की है बेटा? इंडिया की, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो अगर असेट इंडिया में है, उसको आपने बेचा, उसको बेचने से वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है बेटा? फर्स्ट में असेट से इनकम हो रही है, बंगलो से रेंटल इनकम,
सेकंड में असेट ही बेच दी, उसको बेच के क्या हो रही है बेटा, इनकम हो रही है। फर्स्ट में डिबेंचर है, उससे आपको क्या आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम, जबकि सेकंड पॉइंट में हमने डिबेंचर ही क्या कर दिया बेटा, सोल्ड आउट कर दिए। ये डिफरेंस है। और दोनों में कॉमन क्या है, अगर असेट प्रॉपर्टी का सोर्स इंडिया में है, चाहे उससे इनकम हो चाहे उसको बेचने से इनकम हो, इट शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। दिस वन इज पॉइंट नंबर 2। इसमें दिक्कत बेटा, चले मूव ऑन, बोले। हाँ तो होता रहे, डबल टैक्सेशन होगा, उसके लिए फिर रिलीफ मिलेगी, डबल टैक्सेशन रिलीफ सेक्शन 90, 98, 91 सीए फाइनल। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूं कि एक इनकम के ऊपर दो कंट्रीज में टैक्स लग सकता है, रिलीफ मिलेगी सेक्शन 90, 98, 91। दो टाइप की रिलीफ होती है, बायलेटरल, मतलब फाइनल में पढ़ोगे ना यार, रिलीफ में। अभी तो इंडिया में टैक्स लगाओ। ठीक है जी, दो पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये तो अलग से ही बना दिया इन्होंने। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। अलग से स्पेसिफिकली बना दिया बेटा डिविडेंड के लिए, ऑल्दो ना भी बनाते, इंडियन कंपनी का डिविडेंड सोर्स कहां पर है, इन इंडिया, वो फर्स्ट या सेकंड में कवर हो जाता बेटा, पर लो ने क्लियर कर दिया भाई, किसी टाइप की कंफ्यूजन नहीं। अगर इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है, वर्ल्ड के किसी कोने में मिले, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। हाईलाइट द वर्ड इंडियन कंपनी। और ठंडे दिमाग से सोच के बताना बेटा, अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला हो तो फिर ये बेटा थर्ड पॉइंट सेक्शन 9 नहीं लगेगी, फिर नॉर्मल तरीके से चलेगा। नॉर्मल तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। अगर इंडिया में मिलेगा, पॉइंट नंबर ए, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड इंडिया में मिल गया, पॉइंट नंबर ए, रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया तीनों के हैंड में टैक्सेबल, और मिला ही आउटसाइड इंडिया तो पॉइंट नंबर एफ, कमाया भी बाहर मिला भी बाहर, केवल कौन फंसेगा, आर एंड ओ आर। कितने पॉइंट हो गए बेटा, 3। रिवाइज करते रहो बार बार। सबसे पहला, इनकम फ्रॉम एनी असेट property or source of income situated in India. Number 2, income from transfer of any asset located in India. Number 3, dividend from Indian company. Number 4, सैलरी इनकम बेटा, अगर आपने सर्विसेज इंडिया में परफॉर्म करी है, अगर आपने सर्विसेज इंडिया में परफॉर्म करी है, सैलरी वर्ल्ड के किसी भी कोने में मिलती रहे, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट, उसने अपने एम्प्लॉय को डेप्यूट कर दिया इंडिया में, गुरुग्राम में है बेटा इनके ऑफिस, गुरुग्राम में उसको डेप्यूट कर दिया, पर सैलरी उसके बेटा अकाउंट यूएसए में ही क्रेडिट हो रही है। एम्प्लॉय किसका है, वो फॉरेन कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट का। सैलरी कहां पर मिल रही है उसको, यूएस में, पर वो अपनी सर्विसेज कहां परफॉर्म कर रहा है बेटा, इन इंडिया। सैलरी इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया इफ सर्विसेज आर परफॉर्म्ड इन इंडिया। अगर सर्विसेज इंडिया में रेंडर हुई हैं, उसके अगेंस्ट सैलरी इनकम वर्ल्ड के किसी कोने में मिलती रहे, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो फॉरेन कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय बेटा इंडिया में डेप्यूट हैं, उनको सैलरी वर्ल्ड के किसी कोने में मिले, वो इंडिया में क्या होगी साहब, टैक्सेबल होगी। इसको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। इंडियन नेवी में मैं काम करता हूं, इंडिया के लिए मैंने सर्विसेज रेंडर करी, मैं परमानेंट रिटायर हुआ, और रिटायर होकर मैं सेटल हो गया आउटसाइड इंडिया। नेवी वाले 70 से 80% यही करते हैं बेटा, रिटायरमेंट के बाद क्या होते हैं, आउटसाइड इंडिया सेटल हो जाते हैं। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में उन्होंने सर्विसेज कहां परफॉर्म करी है, इंडिया में। रिटायरमेंट के बाद क्या मिलती है, पेंशन। रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगी, पेंशन। वो पेंशन उनको वर्ल्ड के किसी भी कोने में मिले, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि सर्विसेज कहां रेंडर हुई है, इन इंडिया। पहला हेड है इनकम का, इनकम अंडर द हेड सैलरी, उसमें फिर दोबारा रिपीट होगा कि सैलरी इनकम वहां टैक्सेबल होती है जहां सर्विसेज रेंडर होती है, और सर्विसेज रेंडर अपने लिए कहां पर होनी है बेटा, इंडिया, तभी हम पढ़ेंगे। तो अगर इंडिया में सर्विसेज रेंडर हुई हैं, वर्ल्ड के किसी कोने में सैलरी इनकम हो, इट शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। बोले, डेप्यूट कहां पर है, वो इंडिया में डेप्यूट है नहीं है,
इन्फोसिस यूएस में उसकी पोस्टिंग है, बैठा कहाँ है वो, फिजिकल कहाँ बैठा है, यूएस में मानी जाएगी, ठीक है ना, सर्विसेज यूएस में मानी जाएगी। तो लिखो बेटा पॉइंट नंबर 4, सैलरी इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, सैलरी इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया if services are performed in India. Salary income shall be taxable in India if services are performed in India. ये हुआ बेटा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 इसका उल्टा है, ध्यान से। अगर कोई बेटा गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एम्बेसीज में जो क्या करते हैं बेटा काम करते हैं, ऑल्दो वो सर्विसेज कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं अपनी, आउटसाइड इंडिया, पर उनको सैलरी कहाँ से मिल रही है बेटा, इंडिया से, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। बेसिक प्रिंसिपल है बेटा, सैलरी वहां टैक्सेबल होती है जहां सर्विसेज क्या करी है, परफॉर्म करी है, पर ये उसकी एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं। यहाँ इस केस में सर्विसेज कहाँ परफॉर्म हो रही हैं, आउटसाइड इंडिया। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर कंट्रीज में क्या है, बाय एंड लार्ज एम्बेसीज हैं। जैसे बाहर वालों की एम्बेसी इंडिया में, दिल्ली चाणक्यपुरी सारा एरिया क्या है बेटा, एम्बेसी एरिया। ऐसी हमारी भी एम्बेसीज क्या है बेटा, आउटसाइड इंडिया। वहाँ एम्बेसडर क्या कर रहे हैं, सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, पर उनको सैलरी कहाँ से मिल रही है बेटा, इंडिया से। इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। मैं दोबारा बोलता हूँ साहब, बेसिक प्रिंसिपल होता है सैलरी इनकम वहां टैक्सेबल होती है जहां सर्विसेज क्या होती हैं, परफॉर्म होती हैं। ये थंब रूल है सैलरी का, इनकम अंडर द हेड सैलरी में पढ़ाऊंगा, पर इसकी एक एक्सेप्शन है जहां परफॉर्म कहीं और, टैक्सेबल कहीं और। वो एक्सेप्शन ये है बेटा, एक इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंडिया से उसको क्या मिल रही है बेटा, सैलरी इनकम, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। हाँ वो अलग बात है कि उनके सारे अलाउंसेस एग्जाम्प्ट होते हैं, सारी परक्यूजिट एग्जाम्प्ट होती है, वो एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में लूंगा। अभी फिलहाल तो क्या याद करना है बेटा, एम्बेसडर सर्विसेज कहां परफॉर्म कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया, टैक्सेबल कहां पर होगा बेटा, इन इंडिया। तो नेक्स्ट कौन सा पॉइंट बनेगा, पॉइंट नंबर 5, सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इट्स सिटीजन, सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन ब्रैकेट टू इट्स सिटीजन, सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इट्स सिटीजन विद इन ब्रैकेट, किन की बात कर रहा है बेटा ये, एम्बेसडर्स। एम्बेसडर लिख लो, क्लिक करेगा आपको। सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इट्स सिटीजन विद इन ब्रैकेट एम्बेसडर for rendering services outside India, for rendering services outside India shall be taxable in India। ठीक, 2 मिनट फिर फोकस रखना मेरे ऊपर, लिख लिया, सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इट्स सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। 2 मिनट फोकस रखें बेटा, शायद आज स्टार्ट हो जाएगा इनकम अंडर द हेड सैलरी, वो डिपेंड करता है ये वाइंड अप होगा या नहीं होगा। सैलरी में मैं बार बार एक थंब रूल सिखा रहा हूं, सैलरी इनकम कहां टैक्सेबल होती है, वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म। अगर इंडिया में परफॉर्म हुई है तो टैक्सेबल होगी, अगर आउटसाइड इंडिया परफॉर्म हुई है तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगी। पर इसकी एक एक्सेप्शन है बेटा, थ्योरेटिकल आती है बार बार, कौन सी एक्सेप्शन है, ये जो भी लिखवाई है, एम्बेसडर जो अपनी सर्विसेज आउटसाइड इंडिया परफॉर्म करते हैं उनकी सैलरी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी बेटा, इन इंडिया। वो अलग बात है, इनकी मेजोरिटी चीजें एग्जाम्प्ट है, सारे अलाउंसेज इनके एग्जाम्प्ट होते हैं, सारी परक्यूजिट्स इनकी एग्जाम्प्ट होती है। वो अलाउंसेज परक्यूजिट में लूंगा। अभी फ्रेमवर्क बोला बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एम्बेसडर थोड़ी ना एसबीआई का एम्प्लॉय, एम्बेसडर्स की बात कर रहे हैं, केवल और केवल एम्बेसडर्स।
चलो जी आगे आओ, पॉइंट नंबर 6 बोले टोटल इनकम टैक्स, उससे क्या लेना देना भाई, ये क्या क्वेश्चन पूछा है, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, इनकम टैक्स में 100 चैप्टर हैं तो उससे क्या पर्पस सोल्व होगा। स्टडी मैट के हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, स्टडी मैट सारा कवर कर दूंगा। मैं चैप्टर्स बेटा बढ़ा देता हूँ, जो टॉपिक होते हैं थोड़े टेक्निकल में उनको चैप्टर बना देता हूँ। जैसे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा इसोप, थोड़ा टेक्निकल है, वो मेरी बुक में मिलेगा चैप्टर के नाम से, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, सेक्शन 9 अपने आप में केवल एक सेक्शन है। इसका एक पॉइंट है बिजनेस कनेक्शन, वो बहुत लेंदी पॉइंट है, मैंने अपनी बुक में अलग से चैप्टर बना रखा है। ठीक है, तो बुक में चैप्टर कितने, इससे क्या मतलब है यार, मतलब टाइम पास कर रहा है नालायक। बुक में कितने चैप्टर हैं, थोड़ा बड़ा हो गया भाई, इंटर में आ गया है, फाउंडेशन छूट गई है। चलो मुद्दे पे आओ, क्या पढ़ा रहा था भूल गया। चलो हाँ, 6 पॉइंट क्या बोलता है बेटा, डोनर, जो पर्सन गिफ्ट देता है उसको बोलते हैं डोनर, गिफ्ट वाला पॉइंट है बेटा ये, ठीक है। डोनर ये होना चाहिए रेजिडेंट इन इंडिया, अब जैसे ये भी मैं बताऊं, ये अपने आप में मैंने चैप्टर बना रखा आगे चल के, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट के नाम से। ठीक है, तो चैप्टर कितने लिटरली मैं भी नहीं बता पाऊंगा, गिनूंगा तो 20-25 पाएंगे, अपने स्टडी मैट में देखोगे तो 10 या 12। ठीक है बेटा, डोनी, जिस पर्सन को गिफ्ट मिलती है उसको बोलते हैं डोनी। तो या तो डोनी नॉन रेजिडेंट है, या डोनी फॉरेन कंपनी है, या डोनी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। दोबारा बोलो, गिफ्ट देने वाला कौन होना चाहिए, रेजिडेंट, गिफ्ट देने वाले को क्या बोलते हैं, डोनर, वो होना कौन चाहिए, रेजिडेंट। अगर मैं केवल बोलूं रेजिडेंट तो इसमें दोनों आ जाते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो गिफ्ट देने वाले को बोलते हैं डोनर, डोनर मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। गिफ्ट जिसको मिल रही है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डोनी। डोनी कौन होना चाहिए बेटा, या तो नॉन रेजिडेंट, या कोई फॉरेन कंपनी, या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और इसने इसको बेटा डोनेशन दी, गिफ्ट ऑफ मनी, 50,000 से ज्यादा। गिफ्ट देने वाला मैं, डोनर, मैं कौन होना चाहिए बेटा, रेजिडेंट इन इंडिया। गिफ्ट आपको दे रहा हूं, डोनी, आप कौन होने चाहिए बेटा, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्या चीज गिफ्ट में दी है, कार, मनी, रोकड़, कितनी, 50,000 से ज्यादा। सच गिफ्ट शैल ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक, और नीचे नोट डाल दो, और डिटेल डिस्कशन रेफर चैप्टर टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, मतलब चैप्टर है पूरा बेटा, अभी केवल वो पॉइंट कवर कर रहा हूं बस, सेक्शन 9। और डिटेल डिस्कशन रेफर चैप्टर टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। ठीक है जी, 6 पॉइंट हो गए बेटा। एक साल में 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। पहले 35,000 दिया, फिर 25,000 दिया, 35 और 25 60, और ध्यान से पूरा 60 टैक्सेबल है, 10 नहीं। 50 से ऊपर जाते ही 51 हो गया, तो इंटायर 51,000 शैल बी टैक्सेबल। ठीक है, 6 के 6 पॉइंट बेटा एक बार तेजी से रिपीट कर दो, रिपीट करो। सबसे पहला, इनकम फ्रॉम एनी असेट प्रॉपर्टी सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया। नंबर 2, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। आप बोलो बेटा आगे। नंबर 3,
इनकम फ्रॉम डिविडेंड, इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी। डिविडेंड भी अपने आप में एक चैप्टर है बेटा, कंप्लीट है ये भी, फिलहाल इसमें याद कर लो। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। नंबर फोर्थ, सैलरी इनकम इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया। नंबर फिफ्थ बेटा, सैलरी टू एम्बेसडर फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। नंबर सिक्स बेटा, गिफ्ट ऑफ मनी एक्सीडिंग ₹50,000 रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट foreign company resident and not ordinarily resident shall be taxable in India if the amount of gift exceeds ₹50,000। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, 8, 9, ये तीनों पॉइंट बड़े बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में केवल इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फोकस रखना। 7th का कट कॉपी पेस्ट 8th है, 8 से मिलता जुलता 9th है, एक पे टाइम लगा लो, बाकी पे कमांड हो जाएगी। एक तो ये पूरी सेक्शन किसके एंगल से पढ़ रहे हैं हम? नॉन रेजिडेंट। ऐसा क्यों बोला था मैंने स्टार्टिंग में ही? क्योंकि रेजिडेंट की तो वैसे ही ग्लोबल इनकम क्या है, टैक्सेबल होती है। 7th में है बेटा इंटरेस्ट इनकम अगेंस्ट लोन। लोन दिया, उसके बदले क्या हो रही है? इंटरेस्ट इनकम। 3 पॉइंट है 7th के, एक एक 1 by 1। सबसे पहला ए, लोन देने वाला कौन होगा? नॉन रेजिडेंट। इनकम तो उसी को हो रही होगी ना बेटा। अगर नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबसे बढ़िया एग्जांपल जापान की कंपनी ने इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बुलेट प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या दे रखे हैं बेटा? लोन दे रखे हैं। तो लोन देने वाला जापान की कंपनी, नॉन रेजिडेंट, लोन लेने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बदले क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। तो नॉन रेजिडेंट ने गवर्नमेंट को बेटा लोन दिया, उसकी एवज में उसको क्या होती है? इंटरेस्ट इनकम। सच इंटरेस्ट शैल ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस लोन को कहाँ यूज कर रही है वो रेलेवेंस नहीं है बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस लोन को कहीं मर्जी यूज करे, इंटरेस्ट इनकम शैल ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। क्वेश्चन सुनो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मलेशिया में बेटा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मलेशिया की ही पार्टी से लोन लिया, मलेशिया में ही लोन को इन्वेस्ट कर दिया और मलेशिया में ही इंटरेस्ट पे कर दिया। वो इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल हो या ना हो? मलेशिया कहाँ है पहले ये भी तो पता हो। मलेशिया इज इन झारखंड, ये आउटसाइड इंडिया, ये भी तो पता हो कि ये कहाँ है साहब? आउटसाइड इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मलेशिया में प्रोजेक्ट चल रहा है, कई जगह चल रहे हैं, अफगानिस्तान में चल रहा है, चाबहार ईरान में चल रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाहर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पैसे की जरूरत है बेटा, बाहर की पार्टी से ही लोन ले लिया। बाहर से लोन लेने में सस्ता होता है, इंटरनेशनल रेट जैसे इंडिया में है 9%, 10%, बाहर 2-3% होता है बेटा। ठीक है जी, एनी हाउ बाहर से क्या ले लिया? लोन ले लिया, बाहर ही इन्वेस्ट करा है और बाहर ही क्या कर दिया? इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। नॉन रेजिडेंट को बाहर ही मिल गया, वो कभी इंडिया में आया ही नहीं। इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। तो अगर गवर्नमेंट से बेटा लोन लेते हैं, गवर्नमेंट अगर लोन लेती है उसके बदले अगर इंटरेस्ट पे करती है, वो इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा इंडिया में टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, ये है पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, 7th ही चल रहा है। एक नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया किसी रेजिडेंट को, आपने लोन ले लिया बेटा किसी नॉन रेजिडेंट से, रिलायंस ने लोन ले लिया आउटसाइड इंडिया से, इन्फोसिस ने ले लिया, टिस्को ने ले लिया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी लेते हैं बेटा। यहां चेक करो ये लोन यूज कहां पर हो रहा है? लोन अमाउंट यूज्ड इन इंडिया,
लोन अमाउंट यूज्ड आउटसाइड इंडिया, लोन अमाउंट यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में यूज कर रहा है वो किस पर्पस के लिए? बिजनेस प्रोफेशन के लिए, मुझे बिजनेस करना है, मुझे प्रोफेशन करना है, उसके लिए लोन लिया, या मैंने अदर पर्पस के लिए, अदर देन बिजनेस प्रोफेशन? तो अगर किसी रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट से लोन लिया, यहाँ चेक करते हैं कि लोन बेटा कहाँ पर यूज हो रहा है, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया। इंडिया में यूज होता है, पर्पस कुछ भी हो, सेक्शन 9 लगेगी। पर्पस कुछ भी हो, सेक्शन 9 लगेगी। आउटसाइड इंडिया सेक्शन 9 नहीं लगेगी। क्या मतलब है इसका? 9 लगने का मतलब इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। 9 नहीं लगने का मतलब नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो जहां जहां 9 लगेगी इसका मतलब इंटरेस्ट इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। और अगर 9 नहीं लगेगी मतलब नथिंग शैल बी टैक्सेबल, इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। क्या गवर्नमेंट के केस में भी बेटा हमने चेक किया था कि लोन कहाँ यूज हो रहा है? ना, गवर्नमेंट के केस में सीधा आंसर क्या था? ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। बाकी में चेक करना पड़ रहा है, इंडिया में यूज हुआ तो टैक्सेबल, आउटसाइड इंडिया यूज हुआ तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इंडिया में पर्पस कुछ भी हो, चाहे बिजनेस प्रोफेशन हो चाहे अदर हो। क्लियर? पॉइंट नंबर बी समझ में आ गया बेटा? शैल आई मूव ऑन? पॉइंट नंबर सी, एक नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को। ए पॉइंट में किसको लोन दिया था? गवर्नमेंट को। बी पॉइंट में किसको दिया था? रेजिडेंट, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, कोई भी। सी पॉइंट में लोन किसको दे रहे हैं बेटा? नॉन रेजिडेंट को। चेक करो नॉन रेजिडेंट इस पैसे को कहाँ यूज कर रहा है? लोन अमाउंट यूज्ड इन इंडिया, लोन अमाउंट यूज्ड आउटसाइड इंडिया। इंडिया में यूज कर रहा है तो चेक करो किस पर्पस के लिए। यूज्ड फॉर बिजनेस प्रोफेशन, या यूज्ड फॉर अदर पर्पस। आउटसाइड इंडिया कुछ भी चेक नहीं करना होता। अब ध्यान देना बेटा क्या कहना चाह रहा हूं। बिजनेस प्रोफेशन के लिए है तो सेक्शन 9 लगेगी, अदर देन बिजनेस प्रोफेशन है सेक्शन 9 नहीं लगेगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है बी और सी में? बी में क्या था? रेजिडेंट इंडिया में यूज करे, चाहे बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करे चाहे अदर देन बिजनेस प्रोफेशन, ऑलवेज टैक्सेबल। जबकि नॉन रेजिडेंट इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करेगा तो टैक्सेबल है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं है। एंड व्हाट अबाउट आउटसाइड इंडिया? सेक्शन 9 नॉट अप्लाई। अप्लाई होने का क्या मतलब है? इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इंटरेस्ट शैल बी
टैक्सेबल इन इंडिया। और 9 नहीं लगने का क्या मतलब है बेटा? इंटरेस्ट शैल नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, ये है 7th पॉइंट। इसकी प्रैक्टिस कराता हूं क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक बार 7th पॉइंट पूरा रिवाइज कराता हूं। 7th में है बेटा इंटरेस्ट इनकम। आप अपने आप को मान के चलना कि आपको इनकम हो रही है, और आप कौन है? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट ने किसी को लोन दिया, उसके बदले नॉन रेजिडेंट को क्या हो रही है? इंटरेस्ट इनकम। तो वो इंटरेस्ट इनकम इंडिया में कब कब टैक्सेबल हो? ए, नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसके बदले क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। सच इंटरेस्ट इनकम शेल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। वो गवर्नमेंट चाहे लोन को इंडिया में यूज करे, चाहे लोन को आउटसाइड इंडिया यूज करे, चाहे बिजनेस प्रोफेशन में यूज करे, चाहे अदरवाइज यूज करे, इंटरेस्ट इनकम शेल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। पॉइंट नंबर बी, लोन देने वाला नॉन रेजिडेंट, लोन लेने वाला एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। चेक करो ये पैसा यूज कहां पर हो रहा है? लोन अमाउंट यूज्ड इन इंडिया, लोन अमाउंट यूज्ड आउटसाइड इंडिया। लोन अमाउंट यूज्ड इन इंडिया, आंसर दो बेटा, ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया, चाहे बिजनेस प्रोफेशन में यूज करे चाहे वो अदरवाइज यूज करे। और लोन अमाउंट यूज्ड आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। खत्म। तीसरा, लोन देने वाला नॉन रेजिडेंट, लोन लेने वाला नॉन रेजिडेंट। अब चेक करो ये नॉन रेजिडेंट इस पैसे को कहां पर यूज कर रहा है? इंडिया में या आउटसाइड इंडिया? अगर इंडिया में यूज करता है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। अगर इंडिया में यूज करता है अदर देन बिजनेस प्रोफेशन के लिए, इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। एंड लोन अमाउंट यूज्ड आउटसाइड इंडिया, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इस ए बी सी तीनों का क्रक्स ये बताओ टैक्सेबल कब कब होगा? ये तो मैंने पूरा बता दिया, अब इसको शॉर्टकट में बोलना हो, टैक्सेबल वाला पॉइंट बताओ कब कब टैक्सेबल होगा। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले। नंबर 2, रेजिडेंट ऑफ इंडिया से मिले एंड लोन अमाउंट इज यूज्ड इन इंडिया फॉर एनी पर्पस। नंबर 3, नॉन रेजिडेंट से मिले, सब्जेक्ट टू लोन इज यूज्ड इन इंडिया फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। भाई या तो इतना सारा याद करो या क्रक्स फॉर्म में याद करो, 3 क्रक्स निकल के आएंगे। नॉन रेजिडेंट के केस में इंटरेस्ट कब कब टैक्सेबल? दोबारा बोलो, कोशिश करो बेटा। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले। नंबर 2, रेजिडेंट से मिले एंड लोन अमाउंट इज यूज्ड इन इंडिया फॉर एनी पर्पस। नंबर 3, नॉन रेजिडेंट से मिले, सब्जेक्ट टू लोन अमाउंट इज यूज्ड इन इंडिया ओनली फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। लिखवा दूं ये क्रक्स? एग्जाम में ये क्रक्स काम आते हैं बेटा, लिख लो, क्रक्स फॉर्म में लिख लो। क्रक्स, इंटरेस्ट इनकम, interest income received by non-resident, interest income received by non-resident shall be taxable in India when? Shall be taxable in India when? Next line. Number 1, if it is received from government. If it is received from government. Number 2, if it is received from, if it is received from any person resident in India, subject to loan amount is used in India for any purpose. Loan amount is used in India for any purpose.
नंबर थर्ड, आप बोलो बेटा। इफ इट इज रिसीव फ्रॉम नॉन रेजिडेंट, if it is received from non-resident subject to such non-resident utilize this loan amount, utilize this loan amount for the purpose of business or profession in India, for the purpose of business or profession in India. ठीक बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल बना रहा हूं, आप ये बताना कब कब टैक्सेबल होगा, कब कब नहीं। लोन देने वाला, क्या बोलेंगे इसको हम? लेंडर। जिसने लोन लिया उसको क्या बोलेंगे? बोरोअर। ये पैसे का यूज कहां पर हो रहा है? इंडिया में, आउटसाइड इंडिया? और फिर आखिरी में आपको बताना है टैक्सेबिलिटी, कि टैक्सेबल हो या ना हो। लेंडर नॉन रेजिडेंट, बोरोअर गवर्नमेंट। यूज कहाँ कर रही है गवर्नमेंट? आउटसाइड इंडिया और बिजनेस पर्पस। आपको टैक्सेबिलिटी बतानी है, ठीक है? लिख रहे हो बेटा आप? थोड़ा हाथ जल्दी चलाओ। लोन देने वाला नॉन रेजिडेंट, लेने वाला गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पैसे को यूज कहाँ कर रही है? आउटसाइड इंडिया फॉर अदर देन बिजनेस पर्पस। तीसरा, लोन देने वाला तो हमेशा ही कौन होगा? नॉन रेजिडेंट। लेने वाला गवर्नमेंट, यूज कर रही है इन इंडिया और बिजनेस पर्पस। चौथा, नॉन रेजिडेंट, लोन लेने वाला गवर्नमेंट, यूज कर रही है इन इंडिया और अदर देन बिजनेस पर्पस। पांचवा, नॉन रेजिडेंट, लोन लेने वाला रेजिडेंट। क्या केस बनाऊंगा? बोलो। यूज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस पर्पस। छठा, नॉन रेजिडेंट, लोन लेने वाला रेजिडेंट, यूज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर अदर देन बिजनेस पर्पस। आगे बताना। नॉन रेजी, कोशिश करो। लोन लेने वाला कहाँ पर? फॉर, गुड। आठवां, यूज्ड इन इंडिया और अदर देन बिजनेस पर्पस। और कौन कौन से केस बच गए? गुड गुड गुड। बना दो वो भी भाई जल्दी से। लोन देने वाला नॉन रेजिडेंट, लेने वाला नॉन रेजिडेंट, यूज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर
बिजनेस पर्पस। लोन लेने वाला नॉन रेजिडेंट, देने वाला नॉन रेजिडेंट, यूज्ड आउटसाइड इंडिया और अदर देन बिजनेस पर्पस। इलेवेंथ, नॉन रेजिडेंट used in India for business purpose। और लास्ट क्या बचेगा बेटा? नॉन रेजिडेंट और अदर देन मैक्सिमम ये केस बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता। 12 क्वेश्चन है, एग्जाम में कोई एक आएगा। खेलो, ट्राई करो। कर दिया? चलो बताना एक बार। सबसे पहला, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के केस में तो हमेशा और हमेशा, तो गवर्नमेंट तो चाहे इंडिया में यूज़ करे, चाहे आउटसाइड इंडिया यूज़ करे, चाहे बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ करे, चाहे अदर देन बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ करे, अगर बोरोवर गवर्नमेंट है, इंटरेस्ट शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। आगे बताना जरा। रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल कब होता है? जब इंडिया में यूज़ करे, पर्पस कोई भी हो। ठीक है ना बेटा? चलो जी, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया पर्पस ही नहीं देखना। इंडिया में रेजिडेंट है, ऑलवेज टैक्सेबल, पर्पस नहीं देखना। हमें क्लियर ना? भागम भाग तो नहीं हो रही? ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है बेटा? मेजोरिटी तो वहां बैठी है। इधर आओ। आउटसाइड इंडिया है नॉन रेजिडेंट, आउटसाइड इंडिया तो टैक्सेबल ही नहीं है, टैक्सेबल ही नहीं है आउटसाइड इंडिया। इंडिया में टैक्सेबल है ओनली व्हेन इट इज यूज्ड इन बिजनेस प्रोफेशन। अदर देन बिजनेस प्रोफेशन, इसको हाईलाइट कर लेना, नॉट टैक्सेबल। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, वाइंड अप हुआ बेटा। ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट वाला 7। आपकी तरफ से कोई इफ्स एंड बट्स? आई थिंक बहुत है इतनी प्रैक्टिस। पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 बिल्कुल ये 100% कट कॉपी पेस्ट है। जो लैंग्वेज 8 की है वही 9 की है। 8 में है रॉयल्टी इनकम,
9 में है फी फॉर टेक्निकल सर्विस। पहले मैं रॉयल्टी पढ़ा देता हूं बेटा, वो एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट कर देंगे फी फॉर टेक्निकल सर्विस। तो 8th में कौन सी इनकम है? रॉयल्टी इनकम। किसको हो रही होगी? नॉन रेजिडेंट को, क्योंकि पूरी सेक्शन ही किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम? नॉन रेजिडेंट। तो इसके भी 3 पॉइंट है, ए बी सी। ए, नॉन रेजिडेंट ने गवर्नमेंट को कोई टेक्निकल असिस्टेंस दी। टेक्निकल असिस्टेंस का एग्जांपल देना बेटा। बुलेट ट्रेन जो बनेगी, टेक्नोलॉजी सारी क्या है बेटा? बाहर की है। मेट्रो जो बन रही है, पता होगा, टेक्नोलॉजी सारी बाहर की है। वो हमारी तो बेटा साइडों में गाड़ियाँ नहीं चलती, रेलगाड़ी डीरेल हो जाती है, गिर जाती है, उन्होंने रोड के बीच में चला दी। और मेट्रो कितने साइंटिफिक तरीके से बनी हुई है। एक मेट्रो स्टेशन पे जहाँ से चढ़ें, दूसरे मेट्रो स्टेशन पे एग्जैक्ट वहीं उतरोगे। हाँ करो, नोट करना आज के बाद। अगर आप स्टेयर्स के पास से चढ़ रहे हो, अगले मेट्रो स्टेशन में जाके स्टेयर के पास ही उतरोगे। मतलब कितना साइंटिफिक तरीके से बना रखा है। लिफ्ट के पास से चढ़ो, अगले मेट्रो स्टेशन पे जाके लिफ्ट के पास ही उतरोगे। टेक्नोलॉजी सारी क्या है बेटा? बाहर की। हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी में तो बेटा जब जब मेट्रो स्टेशन पे आएगी गेट बंद हो जाएंगे, और जब जब चल रही होगी गेट खुल जाएंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कितना साइंटिफिक तरीके से बना रखा है यार, कि सोचा था क्या रोड के बीच में ट्रेन चलेगी। शहर में ट्रैफिक चल रहा है, बीच में क्या चल रही है साहब? मेट्रो चल रही है। अब मेट्रो भी डबल गेज हो जाएगी, मेट्रो के ऊपर मेट्रो चला करेगी। कई सिटीज में तो नए प्रपोजल, जैसे फ्लाईओवर नहीं होते, एक के ऊपर मेट्रो के ऊपर मेट्रो हो जाएगी बेटा। एनी हाउ, हमने बाहर से क्या ले रखी है? टेक्निकल असिस्टेंस ले रखी है। हमने बाहर से कोई पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज ये ले रखे हैं। क्या बोलते हैं इनको? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का नाम क्या होता है? आई। अच्छा सुन रखा है ना ये? मजा आ गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, नो हाउ, फॉर्मूला, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सबको क्या बोला जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। या बाहर से बेटा हमने मशीनरीज ली हैं, खरीदी नहीं है, किराए पे लिए हैं, हैवी मशीनरीज। इनके बदले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या पे कर रही है? पॉइंट नंबर 8 में रॉयल्टी। 9th भी इकट्ठा कर दूं क्योंकि लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। फी फॉर टेक्निकल सर्विस, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है बेटा इनके यहाँ। नॉन रेजिडेंट ने कोई टेक्निकल असिस्टेंस दी, कोई टेक्नोलॉजी दी, कोई टेक्निकल सर्विस दी, कोई आईपीआर दिया, कोई अपनी मशीनरी दी, उसके बदले वो क्या चार्ज कर रहा है? रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस। 8th में रॉयल्टी है, फी में 9th में फी फॉर टेक्निकल सर्विस। क्या आंसर होगा? ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया, चाहे गवर्नमेंट इंडिया में यूज करे चाहे आउटसाइड इंडिया। ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक। बी, अब की बार टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? नॉन रेजिडेंट। किसको दे रहा होगा? गुड, वेरी गुड, ऐसे मजा आता है। क्या चीज दे रहा है जी? कोई टेक्निकल असिस्टेंस। और क्या चीज दे रहा है जी? कोई आईपीआर। या क्या दे रहा है जी? कोई प्लांट एंड मशीनरी। इसके बदले वो क्या चार्ज कर रहा है भाई? रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस। तो चेक करो, ये आईपीआर टेक्निकल असिस्टेंस इंडिया में यूज हुई है या आउटसाइड इंडिया यूज हुई है? अगर इंडिया में यूज हुई है तो टैक्सेबल, आउटसाइड इंडिया यूज हुई है तो नॉट टैक्सेबल। पर्पस कोई भी हो, चाहे बिजनेस प्रोफेशन चाहे अदर, इंडिया में ऑलवेज टैक्सेबल।
ठीक है बेटा। सी, मैं कह रहा हूँ ये भी एग्जैक्ट सेम है, यहाँ डिफरेंस ही नहीं है। अब की बार कौन दे रहा है टेक्निकल असिस्टेंस? किसको? गुड, नॉन रेजिडेंट को क्या चीज़ दे रहा है भाई? या तो टेक्निकल असिस्टेंस, या कोई आईपीआर, या कोई प्लांट एंड मशीनरी। इसके बदले क्या चार्ज कर रहा है भाई? या तो रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस। चेक करो, यूज्ड इन इंडिया, यूज्ड आउटसाइड इंडिया। इंडिया में पर्पस कोई भी हो, चाहे बिजनेस प्रोफेशन चाहे अदर। इंटरेस्ट में तो याद आ रहा हो, दो केस बन गए थे, बिजनेस प्रोफेशन या अदर। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ सीधा इंडिया में है तो टैक्सेबल, आउटसाइड इंडिया है तो नॉट टैक्सेबल। तो सेवन्थ एट्थ नाइन्थ बड़े मिलते जुलते से हैं बेटा, बस सेवन्थ में थोड़ा इंटरेस्ट में क्या फर्क आ जाता है। नॉन रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को लोन दिया, इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज होगा तभी टैक्सेबल, जबकि रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस इंडिया में होनी चाहिए बस, चाहे बिजनेस प्रोफेशन के लिए हो चाहे अदरवाइज के लिए हो। ये है बेटा आपका सेक्शन 9.9 पढ़ा दिया मैंने आपको। 10वां पॉइंट थोड़ा डिटेल में है, उसमें टाइम लगता है, वो बाद में लूंगा, पहले इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। पॉइंट 7, 8, 9 के ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखो, दिमाग भी खुलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लिखा ना बेटा? हटाऊं? आंसर मत देखना प्लीज, मैं आंसर हटा देता हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, जिसने ड्राफ्ट करा है। 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आया था अपने सीए में बेटा, आप पढ़ो और चेक करो क्या होगा। रजिस्टर में करो, लिखना मत क्वेश्चन, खाली आंसर लिखना। क्वेश्चन 33 विद इन ब्रैकेट बुक, ट्राई करो। क्वेश्चन मत लिखना, केवल आंसर ये टैक्सेबल है या नहीं। पढ़ा देता हूं बस स्टार्टिंग में। थोमो, अ साउथ कोरियन कंपनी, अ नॉन रेजिडेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, हैड द फॉलोइंग रिसीट्स ऑफ रॉयल्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पॉइंट नंबर 8 की प्रैक्टिस करा रहा है। एक नॉन रेजिडेंट को इंडिया से क्या हो रही है बेटा? रॉयल्टी इनकम। 5 केस दे रखे हैं, बस आप ये बताओ किस किस केस में टैक्सेबल, किस किस केस में नहीं। और लास्ट वाला जो यूके है ना बेटा, इसका मतलब यूनाइटेड किंगडम है, उत्तराखंड नहीं। एक ये बड़ा सापा है यूके में, ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम।
हो गया। करंट डिस्कस। चलो, इनकम किसको हो रही है? थोमो, नॉन रेजिडेंट को। कौन सी इनकम हो रही है? रॉयल्टी इनकम। किसकी प्रैक्टिस करवा रहा है? यानी कि पॉइंट नंबर 8 की। पढ़ो जी। सबसे पहला, 1.5 लाख की रॉयल्टी हुई है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे पढ़ना ही मत क्या कहना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट से तो जब भी मिले ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल। चलो जी, सेकंड पॉइंट, 70,000 मिले फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। रुक जाओ, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट। ठीक है जी, यानी कि थोमो को रेजिडेंट से इनकम मिल रही है कितने की? 70,000 की। अब ये चेक करो बस, वो यूज कहां पर कर रहा है बेटा? फॉर टेक्निकल नो हाउ फॉर यूज ऑफ बिजनेस इन इंडिया। क्या आंसर होगा? टैक्सेबल। नेक्स्ट बेटा, 86,000 फ्रॉम एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्राइंग्स फॉर यूज ऑफ इट्स बिजनेस इन सिंगापुर एंड मलेशिया। इंडियन पार्टी पर यूज कहां कर रही है वो? आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया हो तो नॉट टैक्सेबल। देन 50,000 फ्रॉम एक्स आ नॉन रेजिडेंट आपका फॉर अंडर इनकम टैक्स लॉ फॉर यूज ऑफ फॉर्मूला फॉर अ बिजनेस एट नोएडा यूपी। इंडिया में यूज हो रहा है तो बेटा टैक्सेबल। और आखिरी में यूज कहां पर हो रहा है? यूनाइटेड किंगडम आउटसाइड इंडिया। तो लास्ट वाला क्या होगा? नॉट टैक्सेबल। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्लियर? ये वाइंड अप हुआ अपना सेक्शन 9। एक क्वेश्चन बना रखा है मैंने फुल फ्लेज। ए पढ़ा दिया मैंने आपको, सी पढ़ा दिया मैंने आपको, डी पढ़ा दिया, ई पढ़ा दिया और एफ पढ़ा दिया। वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो मैं वैसे ही 2 मिनट में निपटा दूंगा। अब जरा एक बार ये क्वेश्चन करो बेटा, एक फुल फ्लेजिड क्वेश्चन है। अरे कहाँ गया भाई? ये था यार, पर मैंने इसका आंसर दे रखा है। क्वेश्चन बाद में पढ़ोगे तुम, पहले आंसर देखोगे। या होमवर्क दे दूं, क्या करूं? होमवर्क कर भी रहे हो तुम? कोई क्वेरी तो पूछ नहीं रहा यार। पक्का ना? एक मिनट। हाँ, सोल्ड है यार। होमवर्क दे दूं पक्का ना? श्योर? चलो, एक क्वेश्चन और फिर यहाँ ट्राई करो। सॉल्यूशन मैं हटा देता हूँ। एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है यार। क्वेश्चन 16 पढ़ो, आपको आइडिया भी आ जाएगा बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। 4 पॉइंट में रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने हैं। ज़्यादा टाइम लगा दिया बेटा, पढ़ते क्वेश्चन मत लिखना, ये सब आपके पास है क्वेश्चन ये।
देखें, सबसे पहला XYZ फार्मा लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। यहीं रुक जाओ, कौन सी कंपनी है ये? इंडियन कंपनी। आगे कुछ ना बोले, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, तो फर्स्ट का आंसर रेजिडेंट। सेकंड, PQR अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जर्मनी, कौन सी कंपनी है ये? फॉरेन कंपनी। इसका पोएम बता भाई कहाँ पर है? पोएम ऑफ द बिजनेस इज सिचुएटेड इन इंडिया, क्या हो जाएगी बेटा? रेजिडेंट इन इंडिया। थर्ड, SVR अ फ्रेंच कंपनी, फ्रांस की कंपनी यानी कि फॉरेन कंपनी। अपने को मतलब है बेटा पोएम से, इसका पोएम कहाँ पर है बेटा? आउटसाइड इंडिया, स्पेन में है, तो फॉरेन कंपनी पोएम आउटसाइड इंडिया, क्या हो जाएगा बेटा? नॉन रेजिडेंट। चौथा, एक पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस कर रही है बेटा चेन्नई से। ऑल द मीटिंग ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर फॉर डिसीजन मेकिंग टुक प्लेस इन सिंगापुर एंड मलेशिया। सारे के सारे डिसीजन, सारे का सारा कंट्रोल कहां पर है बेटा? सिंगापुर एंड मलेशिया। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर हो गया? आउटसाइड इंडिया, 100% आउटसाइड इंडिया, क्या फर्क पड़ेगा? नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। क्लियर? एक और फिर आगे पढ़ाऊंगा। ये यार 5 नंबर के क्वेश्चन ने सारा जहान चेक कर लिया इस चैप्टर का, कि क्या स्टूडेंट की जान निकाल के मानेंगे ये। इट्स अ ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड क्वेश्चन, जिसने भी बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैंने चोरी कराया। बहुत बढ़िया, पढ़ के आंसर देना। टैक्सेबिलिटी बतानी है बेटा, कि टैक्सेबल हो या ना हो। $5.1 marks each. करंट डिस्कस। फर्स्ट पे आओ। अखिल आर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, यानी कि आर एंड एन आर। आगे बता भाई, इसको 65,000 रुपये कमाए हैं इसने ऑस्ट्रेलिया से, व्हेन ही वाज इन ऑस्ट्रेलिया। लेटर द प्रॉफिट वर रेमिटेड टू इंडिया। रेमिटेंसेस तो देखना नहीं होता, रिसीव देखना होता है। मेरा पहला क्वेश्चन, ये कमाया कहाँ पर? बाहर, ऑस्ट्रेलिया। मिला कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा पॉइंट है ये? एफ। एफ केवल आर एंड ओ आर के हैंड में टैक्सेबल होता है, जबकि इसका स्टेटस क्या है? आर एंड एन ओ आर, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर, नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। आराम से बेटा, फर्स्ट पॉइंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, और इनकम ऐसी है, कमाई भी बाहर, मिली भी बाहर, नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फर्स्ट में कोई दिक्कत? सेकंड पढ़ो। पिरिंदर एन ऑर्डिनरली रेजिडेंट, आर एंड ओ आर, काम आसान हो जाता है। ये नलायक तो फंसे पड़े हैं। ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, मैं आगे ना भी पढ़ूं, आंखें बंद करके आंसर होगा टैक्सेबल, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। इंग्लिश कितनी बढ़िया लिखी हुई है। अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट रिसीव अ फी ऑफ ₹50,000 फ्रॉम एन इंडियन कंपनी
carrying on business in Canada for the services rendered there. The fee was directly deposited in the bank in Canada. सर्विस बाहर दी, रिसीव भी बाहर है, एक्रू भी बाहर है. पॉइंट नंबर एफ है. पर ये है क्या? ऑर्डिनरली रेजिडेंट. ऑर्डिनरली रेजिडेंट के हैंड में क्या होता है बेटा? टैक्सेबल. तो पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. और वैसे भी ऑर्डिनरली देख के मैं कह रहा हूं चाहे आगे ना भी पढ़ना, स्यापा ही खत्म हो जाता है. इनके तो सारी इनकम टैक्सेबल होती है ना, अदर देन एग्रीकल्चरल. कहीं उसको भी कर दो. इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्ड. तीसरा पढ़ो. चंदन एन ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ 25,000 फ्रॉम इंग्लैंड. इंडिया वाली एग्जाम होती है, आउटसाइड इंडिया वाली एग्जाम नहीं होती. इसका स्टेटस क्या है बेटा? ऑर्डिनरली रेजिडेंट. क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. आगे देखना क्या बोल रहा है. ही स्पेंड द एंटायर इनकम फॉर हिज सन एजुकेशन इन इंडिया. इसकी क्या रेलेवेंस है भाई? कुछ नहीं. इनकम है, एक्रू हो गई बेटा, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया. बच्चे की पढ़ाई में लगा, बच्चे की शादी में लगा, उससे क्या लेना देना है? इनकम के ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा. ये चौथे पॉइंट ने हद कर रखी है. दिनेश एज सिटीजन, 1 नंबर का पाएगा ये. और देखना क्या क्या चेक करेगा. दिनेश अ सिटीजन ऑफ इंडिया गॉट एम्प्लॉयमेंट इन बर्मा. ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1 सितंबर 2024 एंड 5 लाख इन इंडिया एंड 7 लाख इन बर्मा. रुक जाओ. इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है. कितने दिन चेक करते हैं? 182. इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो 182. ये 1 सितंबर 2024 को बाहर गया. तो इंडिया में कब तक था ये? 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर. 182 दिन से कम है. समझ आ रहा है? 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर 182 दिन से कम है. 182 दिन से कम है तो बेटा नॉन रेजिडेंट. अब नॉन रेजिडेंट को 2 इनकम है, एक इंडिया से, एक आउटसाइड इंडिया से. क्या हो जाएगा? इंडिया वाली टैक्सेबल होगी, आउटसाइड इंडिया वाली नहीं. 1 नंबर में रेजिडेंशियल स्टेटस भी चेक कर गया नालायक, और 1 नंबर में बेटा इनकम भी चेक कर गया. समझ आ रहा है? नेक्स्ट पढ़ो. ग्रीस अ रेजिडेंट ब्रॉट टू इंडिया. इनकम कमाई थी 17-18 में, करंट ईयर में रिपेट्रिएट कर रहा है. कुछ नहीं होगा. पास्ट ईयर की इनकम 17-18 की है, वो 17-18 के लॉ से एडजस्ट हो चुकी है. 24-25 में इसका कोई लेना देना नहीं. ठीक है जी. ये क्वेश्चन है. टाइपिंग एरर है, इसको 31 मार्च 25 कर लो. अपने सिलेबस में 24-25 है ना, बुक में मैं ठीक कर दूंगा. ऑनलाइन वाले बेटा जो भी क्वेरी है आपकी, आप एक काम करना. एक तो ये मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है ही. क्वेरी जो भी हो, चाहे फेस टू फेस, चाहे ऑनलाइन, चाहे अभी, चाहे सिलेबस खत्म होने के बाद 7 से 9 फ़ोन कर लिया करो. ठीक है बेटा? चाहे फेस टू फेस, चाहे ऑनलाइन, चाहे सिलेबस चलते टाइम, चाहे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, 7 दिन इंक्लूडिंग संडे 7 to 9 फ़ोन कर लेना. मैं फ़ोन पे डिस्कस कर लूँगा सारी क्वेरी. ठीक है भाई? ओके, बढ़ू आगे. सेक्शन 9 चल रही है. इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया. कितने पॉइंट हो गए? 9. 10वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट हेडिंग डाल के छोड़ो. नॉन रेजिडेंट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. अब 15-20 मिनट सुनते रहना, फिर इकट्ठा लिखवाऊंगा. ये सबसे लेंदी पॉइंट है ये. ये इतना लेंदी है, बुक में आपको अलग से चैप्टर मिलेगा ये. और ये चैप्टर है नहीं, मेरा बनाया हुआ है. जो जो चीज़ थोड़ी टेक्निकल हो जाती है, लेंदी हो जाती है, वो एज ए चैप्टर डिस्कस करते हैं. ठीक है बेटा? अब बोलूं? पेन वैन ड्रॉप करो, बस प्रवचन सुनते रहो. नॉन रेजिडेंट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. अगर नॉन रेजिडेंट का, फोकस सुनना बेटा मेरे से, अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है, उस बिजनेस कनेक्शन के कारण नॉन रेजिडेंट को वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, सच इनकम शैल डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, अकॉर्डिंगली टैक्सेबल इन इंडिया. दोबारा, अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है
उस बिजनेस कनेक्शन के कारण उसको वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, वो इनकम इंडिया में डीम टू एक्रू राइज मान ली जाएगी, अकॉर्डिंगली टैक्सेबल इन इंडिया। लो से पूछा गया जी बिजनेस कनेक्शन का क्या मतलब होता है। लो ने समझाया, अगर इंडिया में नॉन रेजिडेंट की कोई ब्रांच है, कोई फैक्ट्री है, कोई आउटलेट है, कोई माइनिंग राइट है, कोई लाइसेंस ऑफिस है, कोई सब्सिडरी है, तो ये माना जाएगा उसका इंडिया में क्या है बेटा, बिजनेस कनेक्शन। फैक्ट्री, ब्रांच, आउटलेट, एजेंट अपॉइंट कर रखे हैं, लाइसेंस ऑफिस चल रहे हैं, ये माना जाएगा इंडिया में उसका बिजनेस कनेक्शन है, उसके कारण वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इंपॉर्टेंट नोट, टैक्सेबल उतनी होगी जितनी बिजनेस कनेक्शन के कारण अराइज होती है, उसकी बाकी इनकम नहीं। मैं एक यूएस का नॉन रेजिडेंट हूं बेटा, इंडिया में मेरा क्या है साहब, कोई बिजनेस कनेक्शन है, उस बिजनेस कनेक्शन के कारण मुझे इनकम है 5 करोड़ और मेरे को यूएसए से इनकम है 100 करोड़ एक्स्ट्रा, तो मेरा 105 करोड़ टैक्सेबल नहीं है। इंडिया में केवल कितना टैक्सेबल है, वो 5 करोड़ जो बिजनेस कनेक्शन के कारण है। उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल मत कर देना बेटा, टैक्सेबल कितनी होगी, जो केवल उस बिजनेस कनेक्शन के कारण। फिर लो ने बोला बेटा अगर इंडिया में नॉन रेजिडेंट का कोई लाइसेंस ऑफिस है, उस लाइसेंस ऑफिस का काम है केवल प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी सर्विस देना, और उसने आरबीआई से उसके लिए क्या कर रखा है, लाइसेंस ले रखा है, तो ये माना जाएगा उसका इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, हेंस नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। दोबारा, अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई लाइसेंस ऑफिस है, लाइसेंस ऑफिस का काम है केवल प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी सर्विस देना, और उसके लिए उसने क्या कर रखा है, आरबीआई से लाइसेंस ले रखे हैं, तो ये माना जाएगा उसका इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं। एग्जाम्पल, मैं एक नॉन रेजिडेंट हूं, इंडिया में मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं, उसके लिए मैंने आपको इंडिया में अपॉइंट किया, अपना ऑफिस खोल दिया और आपको ये बोला इंडियन मार्केट में आप केवल सर्वे करो कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। तो लाइसेंस ऑफिस क्या कर रहा है, मुझे बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विस दे रहा है, वो कोई खरीद बेच नहीं कर रहा, वो केवल सर्वे करेगा, मार्केट में जाके चेक करेगा कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, इंडिया में इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इसकी फिजिबिलिटी है, ये काम इंडिया में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैंने अपना लाइसेंस ऑफिस खोला, आपको अपॉइंट किया, आरबीआई से लाइसेंस लिया। अगर मैं ये एक्टिविटी करूंगा केवल, इंडिया से मेरा कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। एक बार लास्ट टाइम दोबारा लेते हैं बेटा, थियोरेटिकल पॉइंट है, थोड़ा नींद आएगी, जागते रहना। अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन है, उस बिजनेस कनेक्शन के कारण उसको वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, सच इनकम शैल डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, हेंस टैक्सेबल इन इंडिया। एग्जांपल ऑफ बिजनेस कनेक्शन बेटा, इंडिया में कोई फैक्ट्री है, इंडिया में कोई ब्रांच है, इंडिया में कोई सब्सिडरी है, इंडिया में कोई लाइसेंस ऑफिस है, इंडिया में उनके कोई एजेंट बैठे हैं, इंडिया में उनके पास कोई माइनिंग राइट है, ये माना जाएगा उनका इंडिया से क्या है, बिजनेस कनेक्शन। उस बिजनेस कनेक्शन के कारण, केवल उस बिजनेस कनेक्शन के कारण वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। उसकी बाकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, केवल बिजनेस कनेक्शन वाली इनकम टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट बेटा, अगर इंडिया में उसका कोई लाइसेंस ऑफिस है जिसका काम है प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी सर्विस देना, और आरबीआई से क्या ले रखे हैं, इसके लिए लाइसेंस ले रखे हैं, देन इन दैट केस बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद लॉ ने एक एक्सप्लेनेशन इंट्रोड्यूस करी, 4 केसेस दिए जहां नॉन रेजिडेंट का इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, मीनिंग देयर बाय नथिंग शैल बी टैक्सेबल। फोकस रखें, पहला केस एग्जाम में आते हैं बेटा, ये इंडिया में अगर मैंने कोई एजेंट अपॉइंट किया जिसका काम है यहां से रॉ मटेरियल खरीदना, गुड्स परचेज करना और मुझे आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर देना, तो नॉन रेजिडेंट का इंडिया से किसी टाइप का कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। मैं एक यूएस का रेजिडेंट हूं बेटा, यूएस में रहता हूं, इंडिया में मैंने आपको एजेंट अपॉइंट किया कि आप इंडिया की मार्केट में जाओ, सस्ता और बढ़िया कपड़ा ढूंढो और मुझे आउटसाइड इंडिया क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। मैं रेडीमेड गारमेंट बनाऊंगा, मेरा काम क्या है बेटा, यूएस में रेडीमेड गारमेंट का है, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे पता है इंडियन कॉटन कपड़ा वर्ल्ड क्लास का है, इसकी साहब क्वालिटी होती है। इंडिया में मैंने आपको अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया, आपका क्या है, घूमो, कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, सूरत जाओ, अहमदाबाद जाओ, कहीं से भी जाओ, अरेंज करो, मेरे लिए रॉ मटेरियल कपड़ा परचेज करो और मुझे आउटसाइड इंडिया क्या कर दो साहब, एक्सपोर्ट कर दो। इस केस में मेरा इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। लॉ ने क्यों छोड़ दिया बेटा, एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहे हैं।
इंडिया से क्या प्रमोट हो रहा है? एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहा है, और एक्सपोर्ट को वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि जितने ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं उतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी क्या आती है? इंडिया में आती है। पहला समझ में आ गया। दूसरा, अगर बेटा कोई नॉन रेजिडेंट चैनल है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट न्यूज चैनल है जो इंडिया में आता है, न्यूज कलेक्ट करता है, व्यूज कलेक्ट करता है और ट्रांसमिट कर देता है आउटसाइड इंडिया, बीबीसी लंदन इंडिया में न्यूज और व्यूज कलेक्ट करे, अल जजीरा इंडिया से न्यूज एंड व्यूज कलेक्ट करे और ये ट्रांसमिट कहां कर देता है? आउटसाइड इंडिया। इंडिया से इसका किसी टाइप का कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं। मीडिया को लिबर्टी है, जब हमारी मीडिया बाहर जाती है वो हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगाते बेटा। बाहर की मीडिया इंडिया में आएगी, यहां से न्यूज लो, व्यूज लो, हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल, वर्ल्ड कप हुआ वेस्ट इंडीज में बेटा, वर्ल्ड कप हुआ था यूएस में, दोनों कंट्रीज ने होस्ट किया था, तो उस केस में पूरे वर्ल्ड की मीडिया वहां इकट्ठी हो गई थी, उनकी गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया। ऐसे आईपीएल होता है इंडिया में, बाहर की भी मीडिया क्या आती है? इंडिया में आती है, यहां से न्यूज कलेक्ट करती है और अपनी होम कंट्री में ट्रांसमिट कर देती है। इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं। क्यों नहीं? मीडिया लिबर्टी, उन्होंने हमारी मीडिया को छोड़ रखा है, वैसे वर्षा हमने कर दिया, हम आपकी मीडिया के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। याद करते रहना। पहला, इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। दूसरा बेटा, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज एंड ट्रांसमिट आउटसाइड इंडिया। तीसरा, शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन रेजिडेंट्स को प्रमोट कर रही है, आप आइए इंडियन लोकेशन पे क्या कीजिए? मूवी बनाइए। हम आपका किसी टाइप का कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। इससे क्या पर्पस सोल्व होता है बेटा? क्यों छोड़ा ये? टूरिज्म। परफेक्ट। इससे टूरिज्म ड्रेस्टिकली क्या होता है साहब? इंक्रीज होता है। बाहर के डायरेक्टर आएंगे, इंडिया की लोकेशन पे मूवी बनाएंगे, जब वो मूवी रिलीज होगी पूरे वर्ल्ड में एक ही झटके में क्या आएगा बेटा? इंडिया का टूरिज्म इंक्रीज होगा। अपने से एग्जांपल ले लो, मूवी आई थी कहो ना प्यार है, न्यूजीलैंड में शूटिंग हुई थी बेटा उसकी, उसके बाद न्यूजीलैंड का जो टूरिज्म बढ़ा है, हम मूवी देख रहे हैं बेटा, वो इतने बढ़िया बढ़िया लोकेशन पे हैं, चलो अब की बार गर्मी की छुट्टियों में यहीं पे चले। तो टूरिज्म ड्रेस्टिकली क्या होता है? प्रमोट होता है। तो हम भी कर रहे हैं, आप आइए। टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल 3 या 4 जो भी बनाई थी, मुंबई में शूटिंग हुई थी, आप आइए यहाँ पे शूटिंग कीजिए। इसके बाद हम आपका इंडिया से किसी टाइप का कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। 3, चौथा और लास्ट जहां बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, एक फॉरेन कंपनी who is engaged in the business of mining of diamonds। फॉरेन कंपनी होनी चाहिए। किस चीज का काम है बेटा इनका? डायमंड्स माइनिंग का काम है। साउथ अफ्रीका की कंपनी है, बेल्जियम की कंपनी है, वहां डायमंड माइनिंग्स के काम होते हैं। इंडिया में इन्होंने डायमंड्स की क्या करी है बेटा? डिस्प्ले करी है। अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड की डिस्प्ले करी है, उससे कोई इनकम होती है। इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए होता है बेटा, सूरत डायमंड्स का सबसे बड़ा हब है डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए। फॉरेनर जितने ज्यादा आएंगे यहाँ उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? जनरेट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे? डेवलप होगा। तो इन 4 केसेस में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट वो प्रीपरेटरी और ऑक्सिलरी सर्विस को भी यही ले लो, 5 कर लो। 5 केसेस में नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन नहीं। बोलना पांचों केस दोबारा। सबसे पहला, अगर इंडिया में कोई लाइजन ऑफिस है, उसको भी यहीं ले लो ना। इंडिया में कोई लाइजन ऑफिस है जो हमें क्या देता है? प्रीपरेटरी एंड ऑक्सिलरी सर्विस देता है और उसके लिए आरबीआई से अप्रूवल ले रखी है, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं। दूसरा बेटा, इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। तीसरा बेटा आपका साहब, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज एंड ट्रांसमिट आउटसाइड इंडिया। चौथा, शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म। पांचवा बेटा, फॉरेन कंपनी, केवल कंपनी को रिलैक्सेशन और किसी को नहीं, फॉरेन कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड्स। इंडिया में क्या कर रहे हैं? वो अनसॉर्टेड और अनकट डायमंड की डिस्प्ले करते हैं, उनसे उसको क्या होती है बेटा? इनकम होती है। इंडिया से किसी टाइप का कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं। इन 5 केसेस में बिजनेस कनेक्शन नहीं, इनके अलावा बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। उसके कारण वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक, लो आगे बढ़ा बेटा, सारा निपटा दूं ना एक बार थ्योरेटिकल, एक बारी में लिखवा दूंगा। फिर नींद तो नहीं आ रही हो तो भी पढ़ना पड़ेगा। क्वेरी इकट्ठी लेता हूं बेटा, एक बार सुनता चल। लो ने बोला अगर इंडिया में 3 टाइप के एजेंट अपॉइंट किए हैं,
तो भी बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। नॉन रेजिडेंट इंडिया में ना भी आए पर उसने अपना अगर एजेंट अपॉइंट कर दिए, 3 टाइप के एजेंट दिए बेटा, तो भी इंडिया से उसका बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। सुनो, सबसे पहला कंक्लूडिंग एजेंट। अगर इंडिया में कोई एजेंट अपॉइंट किया है जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, मैं एक नॉन रेजिडेंट हूं बेटा बाहर का, इंडिया में मैंने आपको अपना एजेंट बना रखा है कि आप मेरे बिहाफ पे क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड कर दो, तो ये माना जाएगा इंडिया से मेरा क्या है साहब, बिजनेस कनेक्शन। मैं कभी इंडिया नहीं आया बेटा, मैंने इंडिया कभी देखा ही नहीं, मैंने तो आपको एजेंट अपॉइंट कर रखा है, चाहे गुड्स देनी हो, चाहे सर्विस देनी हो, चाहे प्रॉपर्टी बेचनी हो, आप मेरे बिहाफ पे क्या कर दो साहब, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर दो, अथॉरिटी आपके पास। अगर इस टाइप का कोई एजेंट अपॉइंट किया है, मेरा बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। नंबर 2, अगर इंडिया में मैंने आपको अपना स्टॉकिस्ट बना रखा है, स्टॉक एजेंट। कौन होते हैं स्टॉकिस्ट बेटा? जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में क्या करते हैं, स्टॉक को रखते हैं अपने पास और टाइम टू टाइम बेसिस पे वहां से क्या करते रहते हैं, स्टॉक सप्लाई करते रहते हैं। मैं बेटा स्विट्जरलैंड की कंपनी बेजल, पता नहीं बेसल नाम है, ये कैंसर की मेडिसिन बनाती है। कैंसर के लिए क्या बनाती है बेटा, ये मेडिसिन बनाती है। अब इंडिया में इसने आपको क्या बना दिया, स्टॉकिस्ट बना दिया। वो इंडिया में कभी नहीं आया बेटा, उसने इंडिया में आपको क्या बना दिया, स्टॉकिस्ट बना दिया कि सारा स्टॉक एक्स लिमिटेड के पास मिलेगा और वो वहां से क्या करता रहता है, स्टॉक सप्लाई करता रहता है। मैं कभी इंडिया में नहीं आया पर ये माना जाएगा कि वो बिजनेस मेरा ही है क्योंकि स्टॉकिस्ट मेरा है, इंडिया से बिजनेस कनेक्शन माने जाएंगे। तो सबसे पहला बेटा, अगर इंडिया में मैंने कंक्लूडिंग एजेंट अपॉइंट कर रखा है। नंबर 2, इंडिया में मैंने बेटा कोई स्टॉक एजेंट अपॉइंट कर रखा है। एंड नंबर 3, इंडिया में मैंने कोई प्रोक्योर एजेंट अपॉइंट कर रखा है। प्रोक्योर मतलब आप मेरे बिहाफ पे क्या कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं। देन इन दैट केस ये मान लिया जाएगा मेरा बिजनेस कनेक्शन। पर अगर प्रोक्योर करके आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर दें तो फिर नहीं, प्रोक्योर करके आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर दें फिर बिजनेस कनेक्शन नहीं। अगर प्रोक्योर करके वहीं की वहीं इंडिया की इंडिया में रखते हैं तो आप क्या मान लिए जाएंगे, एजेंट मान लिए जाएंगे। एजेंट का मतलब बिजनेस कनेक्शन। अब बोले बेटा, बोले क्या क्वेरी, दोबारा बोले। डायमंड की सेल हो गई आप ये कहना चाह रहे हैं, फिर वो टैक्सेबल होगा। जो डिस्प्ले से इनकम है वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है, वो डिस्प्ले से ही करोड़ों रुपए की इनकम है, वो डिस्प्ले से ही करोड़ों रुपए की इनकम है, वो डिस्प्ले वाली इनकम जो है उस केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं है। आप ये कह रहे हैं एग्जीबिशन में पसंद आ गया किसी को, उसने ऑर्डर बुक करवा दिया, तो इस केस में इनकम टैक्सेबल है। सही मायने में हम चाहते ही ये हैं कि आप आइए, एग्जीबिशन तो छोड़ देते हैं, बाद में जो ऑर्डर मिलेंगे वो टैक्सेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत चंड चालू षड्यंत्रकारी है, एग्जीबिशन छोड़ दिया, उसके बाद की इनकम क्या कर दी, टैक्सेबल कर दी। लिखे, लिखो, हेडिंग ये हो गई। अब मैं बोलता हूं, वेयर नॉन रेजिडेंट हैज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, where non-resident has business connection in India, then any income accrue or arise, then any income accrue or arise due to such business connection shall be taxable in India. Shall be taxable in India. Next line, example. Example of business connection. Any factory in India, any agent in India, any factory in India, any agent in India, any branch in India, any outlet
any outlet, liaison office, subsidiary, etc. Not liaison, लाइजनिंग नहीं होते? Not. Only that much income is taxable in India. Only that much income is taxable in India, which is attributable. Attributable का मतलब related. Which is attributable to business connection in India. Which is attributable to business connection in India. 9:05। एक काम करो, अब लिखना बंद करो, ऊपर ध्यान दो। इसमें 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, एक बार वो और थ्योरेटिकल पढ़ा देता हूँ, फिर ब्रेक के बाद लिखवाऊंगा ताकि रिवाइज भी करा दूं और लिखवा भी दूं, फिर याद हो जाएगा। अभी लिखवाऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा बेटा, ठीक है ना। एक बार ऊपर ध्यान दो, यहाँ तक रिवाइज करो, स्टार्टिंग से बोलो जितना मैंने पढ़ा है। अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन है, उस बिजनेस कनेक्शन के कारण उसको वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, सच इनकम शैल डीम टू एक्रूर और राइज इन इंडिया, हैंस टैक्सेबल इन इंडिया। एग्जांपल ऑफ बिजनेस कनेक्शन, इंडिया में उसकी कोई फैक्ट्री है, कोई माइनिंग राइट है, कोई लाइजन ऑफिस है, कोई ब्रांच है, कोई एजेंट है, सब्सिडरी है, ये माना जाएगा इंडिया में उसका बिजनेस कनेक्शन है, हैंस इनकम शैल बी टैक्सेबल। इंपॉर्टेंट नोट, टैक्सेबल केवल उतनी होगी जितनी बिजनेस कनेक्शन के कारण है, उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। और 5 केसेस में उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया से बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। पहला, इंडिया में कोई लाइजन ऑफिस है, उसका काम है प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी सर्विसेज देना, और आरबीआई से क्या ले रखा है बेटा इसके लिए, लाइसेंस, ये माना जाएगा कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं। नंबर 2, इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया है जो गुड्स प्रोक्योर करेगा और आउटसाइड इंडिया क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा। नंबर 3, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज एंड ट्रांसमिट आउटसाइड इंडिया। नंबर 4, शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म। नंबर 5 एंड लास्ट बेटा, फॉरेन कंपनी है और कोई नहीं, फॉरेन कंपनी एंगेज इन माइनिंग ऑफ डायमंड्स, इनकम होती है उनको फ्रॉम डिस्प्ले ऑफ अनअसर्टेड और अनकट डायमंड्स। इन 5 केसेस में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। फिर लो ने बोला बेटा अगर इंडिया में आपने 3 स्पेसिफिक टाइप के एजेंट भी हैं तो भी आपका बिजनेस मान लिया जाएगा। नंबर 1, कंक्लूडिंग एजेंट, जो आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, कंक्लूड करता है। नंबर 2, स्टॉक एजेंट, जो आपके बिहाफ पे इंडिया में स्टॉक क्या करता है, मेंटेन करता है। एंड नंबर 3 बेटा आपका ऑर्डर प्रोक्योरिंग एजेंट, जो आपके बिहाफ पे क्या करता है साहब, इंडिया से ऑर्डर प्रोक्योर करता है। और अगर प्रोक्योर करके आउटसाइड इंडिया भेज देगा तो नहीं, जो इंडिया की इंडिया में चल रहा है ऑर्डर प्रोक्योर करता है। इन 3 केसेस में आपके बिजनेस कनेक्शन माने जाएंगे, इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अब आगे सुनो, 2 पॉइंट हो रहे हैं अच्छे बेटा। अगर नॉन रेजिडेंट की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है पर उसकी इकोनॉमिक प्रेजेंस है, अगर नॉन रेजिडेंट की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है पर उसकी इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो भी माना जाएगा इंडिया से उसका क्या है साहब, बिजनेस कनेक्शन। सर क्या मतलब होता है इकोनॉमिक प्रेजेंस का, फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है पर इकोनॉमिकली इंडिया में वो एग्जिस्ट करता है। ओला उबर इनके सर्वर कहां पर है बेटा, मलेशिया। ये सब बाहर के पर्सन है, इंडिया तो ये कभी आते ही नहीं है। ऐप बेस्ड क्या चल रहा है, इनका काम चल रहा है, डेली बेसिस पे बेटा करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ये, पर 1 रुपया टैक्स पे नहीं कर रहे थे। ये कह रहे हैं हम तो कभी इंडिया ही नहीं आ रहे, हमारे तो सर्वर ही कहां पर है, आउटसाइड इंडिया। यूजर इंडिया का है पर हम तो खुद कहां पर बैठे हैं, आउटसाइड इंडिया। नेटफ्लिक्स जो रिचार्ज करवा रहे हैं बेटा हम, ये सारे के सारे कहां हैं साहब, आउटसाइड इंडिया। अमेजॉन, ये जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं ये सारे के सारे कहां बैठे हैं, आउटसाइड इंडिया। इनकी फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है, इनकी क्या है बेटा, इकोनॉमिक प्रेजेंस। लॉ ने इनके ऊपर भी बेटा टाइट हुए, अगर आपकी इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है
पर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। सर क्या होती है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस? या तो पूरे साल की टर्नओवर 2 करोड़ या उससे ज्यादा, या आपके यूजर 3 लाख या उससे ज्यादा। दिमाग में क्या लो, नेटफ्लिक्स को दिमाग में बिठा लो बेटा, इंडिया में कभी नहीं आया वो, उसके सर्वर भी क्या है साहब, बाहर ही है। या तो उसकी पूरे साल में टर्नओवर क्या है बेटा, 2 करोड़ से ज्यादा, डेली पाएगी 2 करोड़ से ज्यादा। फिर भी उन्होंने तो पूरे साल की बोली है बेटा। या तो पूरे साल की टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा, या उनके इंडिया में यूजर कितने होने चाहिए, 3 लाख या उससे ज्यादा। ये माना जाएगा इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है। इंडिया में आपके ऊपर क्या लगेगा साहब, टैक्स लगेगा, केवल उतने पोर्शन पे जो इंडिया से आपको इनकम होती है। तो पहले बच जाते थे बेटा ये, पर सेक्शन 9 ने अब ले लिया इनको भी। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं यार। ओला उबर दिमाग का तो कमा रहे हैं, एक टैक्सी नहीं है इनकी अपनी, पर कितने डेली बेसिस पे करोड़ों रुपए क्या कर रहे हैं साहब, अर्न कर रहे हैं। केवल इनके अपने सर्वर है जिस पे रिक्वेस्ट जाती है, वो रिक्वेस्ट आगे ड्राइवर के पास फॉरवर्ड कर देते हैं, अपना 30-30% क्या करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं। अब ये सारे के सारे आज के टाइम टैक्सेबल होंगे। 2 कंडीशन है, या तो टर्नओवर क्या हो जाए बेटा 2 करोड़ से ज्यादा, या उनके यूजर टर्नओवर तो ना बढ़े पर यूजर क्या हो जाए बेटा 3 लाख से ज्यादा। तो इस केस में माना जाएगा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। अकॉर्डिंगली इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। मजे की बात, आज के टाइम फंसेंगे यूट्यूबर। 3 लाख से ज्यादा अगर इंडिया के क्या हो गए, उनके सब्सक्राइबर हो गए। 3 लाख तो कुछ भी नहीं है यार, एक से एक जबरदस्त इन्फ्लुएंसर बैठे हैं। अगर 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, उनकी इनकम क्या होगी साहब, इंडिया में टैक्सेबल होगी। दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों वाला, सर पकड़ में कैसे आएगा, इनकम कैसे कंप्यूट होगी? उसके लिए बिग 4 बैठे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन दिमाग में मत आना कि वो पकड़ में कैसे आएगा। रिकी मार्टिन के इंडिया में 5 लाख के हैं साहब सब्सक्राइबर हैं। थ्योरेटिकल बोलें तो क्या हो गई, उसकी इंडिया में क्या है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। रिकी मार्टिन यार वो सिंगर, कोई भी ले लो, ब्रिटनी स्पीयर्स ले लें बेटा, इनके सबके इंडिया में क्या है, 3-3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। इस सबकी क्या है इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। अगर इनकम है, वो इनकम इंडिया में क्या होगी बच्चे, टैक्सेबल होगी। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इन सबके तो क्या है बेटा, एक्टिव है। इनकी इनकम जो इंडिया से, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। बोले इंडिया से, ऑब्वियस सी बात, इंडिया की देखनी है हमें, यूजर भी इंडिया के और टर्नओवर भी इंडिया की। ठीक, आगे चलो। लास्ट और केसेस बनाए इन्होंने खतरनाक, ये 2020 से आए बेटा। एडवर्टीजमेंट देने वाला यूनिलीवर, यूनिलीवर नाम सुना है? एक तो है हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की, इसकी पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर यूके की, यूनाइटेड किंगडम, और वर्ल्ड की हर कंट्री में इनकी सबसे है। पाकिस्तान में पाकिस्तान यूनिलीवर, अफ्रीका में अफ्रीका यूनिलीवर। होल्डिंग कंपनी कहाँ की है, यूनिलीवर यूके। यूनिलीवर यूके, फेसबुक बेटा आपका या इंस्टाग्राम यूएस। अब इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट चलाई और इनका टारगेट है इंडियन कस्टमर। एक फेस क्रीम बनाना चाह रहे हैं, गोरा हो जाएंगे, 3 महीने इसको यूज करें हम क्या हो जाएंगे, गोरा हो जाए। इंडियन है बेटा, हमें ऑब्सेशन है हमें गोरा होने की, तो अब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो क्रीम बना रहे हैं, कोल्ड क्रीम। उनका टारगेट क्या है, इंडियन ऑडियंस। अब उन्होंने सर्विसेज ली, सर्विस लेने वाला कौन, यूनिलीवर यूके, सर्विस देने वाला कौन, फेसबुक इंस्टाग्राम आपका यूएसए। पर एंड यूजर कौन है, उसको देखेंगे कौन, आपके साथ इंडियन ऑडियंस। अगर इस टाइप की कोई सर्विसेज ली, ये बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा इंडिया में, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। कितना बारीकी से कानून बना रखा है नालायकों ने बेटा। अगर इस टाइप की कोई सर्विसेज है, एडवर्टीजमेंट विच टारगेट द इंडियन कस्टमर, ये मान लिया जाएगा कि इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है। सर हमने तो इंडिया में कुछ करा ही नहीं, सर्विस देने वाला बाहर का, लेने वाला बाहर का, एंड यूजर तो इंडिया में है। अगर वो एंड यूजर इंडिया में है, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। दिमाग में आपके एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पकड़ेंगे कैसे, हमारे कैसे पकड़ में आएगा? बिग 4 बैठे हैं, रूल्स हैं इसके लिए। आप बस ये याद करो कब कब बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट अगर इंडिया में ही है, लेने देने वाले सर्विसेज, फिर तो हम पढ़ी क्यों रहे हैं, वो तो इंडिया में ही है। बाहर है बेटा, पर उनके एंड यूजर कहां बैठे हैं, इंडिया में, तो भी ये क्या होगा साहब, टैक्सेबल होगा। ऑनलाइन में पता है ना ऑप्शन होती है, वैभव जलान क्लासेस, जैसे अगर छोटे लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सीए का बच्चा जो भी सर्च करे, बेस्ट सीए कोचिंग इन दिल्ली, सबसे ऊपर मेरा नाम आ जाए। आते नहीं है, आप डालो एडी लिखा होता है,
एडी मतलब वो एडवर्टीजमेंट पेड है, वो पता है नहीं पता, आई डोंट नो बेटा। फिर उसमें भी वो पूछते हैं कि जी आप कौन सा एरिया चाहते हैं, तो मैंने बोल दिया मैं चाहता हूं दिल्ली एनसीआर। और ये नहीं कि केरला वाला सर्च कर रहा है तो भी मेरा नाम आ गया, वो कौन सा दिल्ली में आके पड़ेगा। एक मिनट मान लेना, फेस टू फेस है, ऑनलाइन नहीं है, ठीक है ना। वो ऑप्शन देते हैं अलग अलग, आपको कौन सा पैकेज चाहिए। मुझे चाहिए जी दिल्ली एनसीआर का, या मुझे चाहिए केवल यूपी का, या मुझे चाहिए केवल एमपी का। इतनी जबरदस्त ऑप्शन होती है उनमें, उनमें छाट लो जी। और फिर मैं चाहता हूं जी उन्हीं के पास जाए, एक तो जो सर्च कर रहे हैं उनके पास जाए, या फिर एक रील फॉर्म में आ जाए। रील भी तो आती हैं, और रील फॉर्म में उन्हीं के पास जाए जो सीए कर रहे हैं। मैंने सीए की इतनी बढ़िया रील बनाई कोचिंग सेंटर की, वो रील उनके पास जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो क्या काम आएगी उसके भाई, तो सारा का सारा उनके पास डाटा बेस होता है, वो उन्हीं के सामने फिर क्या चलेगी साहब, रील चलेगी। और एआई इतनी तेज होती है बेटा, कहीं आप एक रील देखें आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही वैसे आनी शुरू हो जाती है। एक बार सर्च कर दो बेस्ट सीए कोचिंग, उल्ले भाई भर भर के नहीं आपके पास बार बार आता रहे, और आपको पता भी नहीं चलेगा यार हमने तो एक ही बार गलती से देखा था, ये बार बार वही सर्च हो रही है। वो इतने जबरदस्त सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं उनके। वो साइंस की बातें हैं, हम कॉमर्स की टैक्स की क्लास में आ जाएं। अगर एडवर्टीजमेंट करिए जो टारगेट कर रही है इंडियन कस्टमर को, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। आगे सुनो, एक नॉन रेजिडेंट ने इंडिया से डाटा कलेक्ट किया। सेकेंड पॉइंट बता रहा हूं एडवर्टीजमेंट के बाद। एक नॉन रेजिडेंट ने इंडिया से डाटा कलेक्ट किया, और वो डाटा कलेक्ट करके किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेच दिया। पर वो डाटा किसका है, इंडियंस का। वो जो सेल करी है डाटा की, ये भी बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा, टैक्सेबल इन इंडिया। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं फिर आपके समझ में आएगा। आईसीएआई इंडिया, जो भी सीए क्वालिफाइड होता है उसके धुन चढ़ती है सीपीए और कर लें, क्योंकि अभी नए नए सीए क्वालिफाइड हुए हैं, 4 पेपर और क्लियर करने होते हैं, सीपीए और निपटाओ, फिर क्या पता यूएससी सेटल हो जाए, कमाई डबल हो जाती है। आप भी ध्यान देना, अगर पढ़ाई में पैशन रहे, सीए के बाद एकदम थक मत जाना, वहां से जर्नी स्टार्ट होती है, सही मायने में लाइफ वहां से स्टार्ट होगी। फिर आपको भी ऑप्शन आएगी जी सीपीए भी कर लूं, एसीसीए भी कर लूं। अब मान लो आपने सीपीए करनी है, आप जाओगे केवल ये डालोगे बेस्ट सीपीए कोचिंग इन यूएस, ठीक है जी। अब वो सारा का सारा डाटा किसके पास इकट्ठा हो रहा है, गूगल के पास। जैसे आप सर्च करते हैं, इस पर्सन ने सर्च करा, दीपक जैन ने सर्च करा बेस्ट सीपीए इन यूएस, उनके पास डाटा क्या हो रहा है बेटा, इकट्ठा हो रहा है। अब वो डाटा इकट्ठा कर लेंगे, पूरे इंडिया का सर्च हो रही होंगी, अब क्या कर लेगा गूगल, डाटा इकट्ठा कर लेगा। अब वो डाटा बेचेगा। सीपीए के कोचिंग सेंटर है बैकट, BECKERT, जो टॉप क्लास माने जाते हैं वर्ल्ड वाइड। वो बैकट के पास जाएंगे जी, हम आपको क्लाइंट देते हैं कौन है। एक तो बैकट धक्के खाए इंडिया में जा जाके, हाँ भी तू सीए कर रहा है, तू सीए कर रहा है, तू सीए कर रहा है। एक सीधा है उसके पास सीए का क्या हो साहब, डाटा हो। बैकट ने डाटा क्या कर लिया साहब, परचेज कर लिया, और दूसरे पर्सन को क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। तो भी इंडिया से बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। या तो डाटा सेल परचेज करें, या उस डाटा के बेस पे अपनी गुड्स और सर्विसेज सेल परचेज करें, इंडिया से बिजनेस कनेक्शन माने जाएंगे। इतने माइन्यूटली ड्राफ्ट है बेटा ये लो, ठीक है। अब ब्रेक लेते हैं आधे घंटे का, ब्रेक के बाद दोबारा रिवाइज करा के फिर लिखवाऊंगा। 9:18 हो रही है बेटा, 9:48 पे मिलते हैं।